नमः शिवाय। प्रणाम। गढ़वाल हिमालय के उत्तरीय भाग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर जा रही हूँ जो हिंदू मान्यताओं के हिसाब से और भारत के भौगोलिक दृश्य से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू मान्यताओं के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ है गौमुख, जो माँ गंगा का उद्गम स्थल है, और भौगोलिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और ये पूरे भारतवर्ष में जीवन संभव करती है। आइए शुरू करते हैं गौमुख की यात्रा। मैं अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव पे पहुंच चुकी हूँ, जो है ये सुंदर सा गांव हर्षिल वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूरा सुंदर गांव बसा है इस सुंदर सी भागीरथी नदी के किनारे। हर्षिल गंगोत्री के रास्ते में पड़ता है और गंगोत्री धाम की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बहुत से तीर्थयात्री और पर्यटक जो गौमुख ट्रैक करने आते हैं वे अक्सर हर्षिल में रुकते हैं। हर्षिल एक बेस कैंप के रूप में या यात्रा के दौरान आराम करने और आसपास की सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक अच्छी जगह है। हर्षिल सुंदर तो है ही, पर उससे भी महत्वपूर्ण है माँ गंगा और हर्षिल का संबंध। सर्दियों में जब गंगोत्री मंदिर भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है, तो देवी गंगा की उत्सव डोली को हर्षिल घाटी में स्थित मुखबा गांव में लाया जाता है। इस दौरान मुखबा गांव ही गंगा का शीतकालीन निवास और पूजा स्थल बन जाता है। और मेरी माने तो आप इस मुखबा गांव में जरूर आएं। यहाँ आपको हर्षिल की संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। हर्षिल से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा इस यात्रा का दूसरा पड़ाव, गंगोत्री। शाम के बज रहे हैं 8:30 और मैं अभी पहुंच चुकी हूं गंगोत्री धाम में। और मैं अब यहाँ पे लूँगी अपना स्टे आज का और कल सुबह अपनी यात्रा शुरू करूँगी। रात्रि में मेरे पहुँचने तक भी मंदिर के कपाट खुले थे, तो मैंने उसी समय माँ गंगा के दर्शन किए और साथ ही में महादेव के भी, जो माँ गंगा के बगल में ही विराजमान हैं। और आप देखिए रात में भी गंगोत्री धाम कितना सुंदर और पावन लगता है। आइए जानते हैं गंगोत्री धाम के बारे में। गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और इसे गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यह हिमालय की गोद में भागीरथी नदी के तट पर 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का वास्तविक स्रोत गंगोत्री से लगभग 19 किलोमीटर दूर गौमुख नामक ग्लेशियर है, जो गाय के मुख के आकार का है। सुबह के बज रहे 6 और मैं हूँ मंदिर के ठीक सामने। अभी मैं यात्रा अपनी शुरू करने वाली हूँ गौमुख की, वो भी इसी रास्ते से, क्योंकि
अभी 6 बजे जो है चेक पोस्ट खुल जाता है, जहाँ पे हमारे रजिस्ट्रेशन की, परमिट वगैरह की चेकिंग होगी। यात्रा सुबह इतनी जल्दी सुबह स्टार्ट करने का मेरा एक कारण है कि मुझे आज ही वापस लौटना है गौमुख के दर्शन करने के बाद। और मैंने अपना जो है रजिस्ट्रेशन या परमिट कल ही बनवा लिया था अपने होटल वाले से। अगर आपको ये यात्रा करनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होता है। जब आप ये ट्रैक शुरू करते हैं तो आपको चढ़नी होती हैं ये कुछ सीढ़ियाँ, और इसके बाद का सफ़र लगभग सीधा ही रहता है। सीढ़ियाँ खत्म होने के बाद आपको मिलता है ये बोर्ड, जो आपको ट्रैक की वास्तविक दूरी बताता है। साथ ही गौमुख के ट्रैक में आपको मिल सकते हैं भरल, ब्लू शीप, इसलिए इसे भरल कॉरिडोर भी कहा जाता है। हमारा भी सामना हुआ था कुछ ब्लू शीप से, वो आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। गंगोत्री से लगभग 300 मीटर चलने के बाद आपको दिखेगा फॉरेस्ट चेक पॉइंट, जहां आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा एंड एंट्री फीस 200 पर पर्सन लिया जाएगा। साथ में कुछ सिक्योरिटी भी ली जाएगी, ताकि आप जो भी प्लास्टिक साथ ले जाएंगे उसे वापस भी लेके आएंगे। इस यात्रा में आपको घोड़े खच्चरों की सुविधा भी मिलेगी, जिनका शुल्क पूछने में पता चला कि 2000 भोजबासा तक है। वहां से आपको गौमुख पैदल ही जाना होता है, जिसका डिस्टेंस लगभग 4 किलोमीटर है। इस यात्रा में आपको बहुत सारे ऋषि मुनि भी मिलेंगे, जिनके साथ बात करके आपको इस जिंदगी के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस यात्रा में अगर आपको कभी बारिश मिले तो आप इन छोटे छोटे शेल्टर्स का सहारा ले सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर और पूरे घास का और ये पेड़ का इस तरीके से छोटा सा शेल्टर बना है, जहाँ पे 1 से 2 लोग अच्छे से आ सकते हैं। आगे चलकर रास्ते में कुछ बरसाती नाले भी मिलेंगे, जिन्हें आपको इस लकड़ी के बने पुल से पार करना होगा।
और अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे तो सुबह के टाइम इन नालों में पानी कम होता है और दिन होते होते ये नाले उफान में भी आ जाते हैं। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आपको कई सारे पेड़, हरियाली, फूल, झरने देखने को मिलेंगे चीड़ भाषा तक। और उसके बाद कैसे पूरा वातावरण बदलता है, देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी मैं चीड़ भाषा पहुंचने वाली हूँ। यहाँ पे एक पानी का स्रोत भी है काफ़ी समय के बाद, और यहीं पे मुझे दिखने लग गई है माउंट सुमेरु की पहाड़ियाँ। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है, इस ट्रैक में धूप भी बढ़ने लगती है, जिससे बचने के लिए मैं लाई थी अपने साथ ये हैट। इस चंचल सी नदी और तेज धूप में मैं पहुंच गई हूँ अपने पहले पड़ाव चीड़ भाषा पे। और यहाँ पे मैं अपना पहला ब्रेक लेने वाली हूँ। ये है चीड़ भाषा, जो इस यात्रा का मिड पॉइंट है। यहाँ आपको स्टे की फैसिलिटी साथ साथ रिफ्रेशमेंट की सुविधा भी मिल जाती है। एक आलू पराठा कितने का है? लो। इस जगह का नाम चीड़ भाषा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ अधिकतर चीड़ के वृक्ष ही पाए जाते हैं। चीड़ भाषा से लगभग 100 मीटर आगे आके मैंने एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक लिया है अपने लिए। और मैं थोड़ा सा अमूल की मस्ती लेके आई हूँ अपने लिए, बटर मिल्क और थोड़ी सी चॉकलेट्स। इसको खा के फिर से मैं अपनी यात्रा कंटिन्यू करूँगी आगे को कम। चलिए फिर से चलते हैं और कंटिन्यू रखते हैं अपनी इस यात्रा को गौमुख तक। चीड़ भाषा से आगे निकल के आपको वातावरण में बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अभी पेड़ों की संख्या कम होने लग गई है और बंजर पहाड़ शुरू होने लग गए हैं और साथ साथ बुग्याल भी देखने को मिलते हैं।
अब रास्ते में आपको आगे बढ़ के भोजपत्र के पेड़ मिलना शुरू हो जाएंगे। ये वही पत्र हैं जिन्हें पुराने जमाने में वेद या पत्र लिखने में इस्तेमाल किया जाता था। भोजबासा से लगभग 2 किलोमीटर पहले आपको ये लैंडस्लाइड जोन मिलेगा, जो बहुत ही डेंजरस है। और मेरी मानिए तो मॉनसून के टाइम पर यहाँ आने की गलती ना ही करें तो बेहतर होगा। साथ ही मैंने आपको बताया था कि ये इलाका भरल कॉरिडोर भी कहा जाता है। इसका रीजन ये आपके सामने है। वैसे तो ये वन्य जीव बहुत ही सुंदर थे, परंतु जब ये लैंडस्लाइड जोन के ऊपर से गुजर रहे थे तो बहुत सारे पत्थर भी गिराते हुए जा रहे थे और हमारा रास्ता और भी मुश्किल कर रहे थे। काफ़ी लंबा और काफ़ी धूप भरा ये ट्रैक करके पहुंच चुकी हूँ भोजपासा। अब क्योंकि मैंने कोई गाइड नहीं किया था तो मैं उधर से वो ट्रॉली पार करके वहाँ से गोमुख के नज़दीक से दर्शन नहीं कर सकती। तो मुझे ये वाला रास्ता जो इधर से होते हुए जा रहा है इसको फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा। ये लगभग 4 किलोमीटर है और हमें ये बोला गया है कि 2 किलोमीटर पहले ही हमें रुकना है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है गोमुख में इस तरफ से। तो हम वहाँ पे रुकेंगे और वहीं से गंगा मैया के उद्गम के दर्शन करेंगे। तो अभी थोड़ा सा बस यहाँ पे रुकते हैं और फिर से अपनी यात्रा एक बार और कंटिन्यू करते हैं हमारे आखिरी पड़ाव गोमुख। भोजपासा पहुँचते मुझे 11 बज गए और मैंने ज़्यादा रेस्ट नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा आज का ये मोटिव है कि मैं आज ही पूरा ट्रैक करूं, मतलब पूरा 18 किलोमीटर यहाँ गोमुख तक और उसके बाद वापस 18 किलोमीटर फिर से गंगोत्री। तो पूरा ट्रैक मैंने आज ही करना है, इस वजह से मैं काफ़ी फटाफट इस ट्रैक को कर रही हूँ। भोजबासा से आपको देखने को मिलता है माउंट शिवलिंग, मेरू और भागीरथी सिस्टर पीक्स, जिनका मनोरम दृश्य देखने के बाद सारी थकान दूर हो जाती है और नई ऊर्जा का संचार होता है। इस मनोरम दृश्य के साथ ही मैं चल पड़ी गौमुख की तरफ, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और यहाँ से गौमुख का रास्ता थोड़ा पथरीला और बोल्डर वाला हो जाता है। आप आगे देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालु मां गंगा के उद्गम के दर्शन करने जा रहे हैं। आइए अपनी गौमुख की यात्रा जारी रखते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते, तो हमने भी यहीं से दर्शन कर लिए थे माँ गंगा के। और आप देख सकते हैं कि माँ गंगा अपने उद्गम पर भी कितने उफान पर है। और बगल में आप देख सकते हैं शिवलिंग, जिनका यात्री गंगा जल से अभिषेक करते हैं। यह स्थान गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की पौराणिक कथा से जुड़ा है। प्राचीन काल में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर महर्षि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर उनका अपमान किया। क्रोधित ऋषि ने उन्हें श्राप देकर भस्म कर दिया। उनकी आत्माओं को मुक्ति तभी मिल सकती थी जब गंगा का पवित्र जल उनकी राख को स्पर्श करता। सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दी। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि वह पृथ्वी को बहा ले जाती। इसलिए भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर उसे धीरे धीरे धाराओं के रूप में पृथ्वी पर छोड़ा। गौमुख को ही वह स्थान माना जाता है जहां भगीरथी नदी शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर पहली बार अवतरित हुई। भगीरथ गंगा को अपने पूर्वजों की राख तक ले गए, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार गौमुख न केवल एक भौगोलिक स्थान है, बल्कि यह भक्ति, त्याग और गंगा की पवित्रता का प्रतीक है, जो हिंदू धर्म में सर्वोच्च पूजनीय है। लगभग 12:30 बजे यहाँ तक पहुँच के गौमुख तक मैं अब अपनी यात्रा पूर्ण कर रही हूँ यहाँ से वापस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे आज ही वापस लौटना है समय कल होने की वजह से। 12:30 बजे मैं यहाँ से निकली। देखते हैं नीचे गंगोत्री में कितने बजे तक पहुँच पाती हूँ। तो कुछ इस तरह थी हमारी गौमुख की यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।